हैं वो गिर जाते हैं। दूसरा फिजिकल, देन कम्स एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपकी बाएँ तो जेनेटिक रीजंस हो सकती हैं जिसमें आप फैमिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अम्मा बाद। मैं डॉक्टर हारून रशीद हूँ, मैं स्किन का स्पेशलिस्ट हूँ। आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये इंतहाई अहम है और वेरी वाइडली डिस्कस्ड इन द सोसाइटी एंड वेरी कंसर्निंग पार्ट ऑफ दिस पर्सनैलिटी। आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉजेज़ ऑफ हेयर फॉल। एक लंबा टॉपिक है, इसको हम 2 सेगमेंट में करेंगे, 2 पार्ट्स करेंगे। आज इसकी रीजंस डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट डिस्कस किया जाएगा। आज हम जो डिस्कस करेंगे हेयर फॉल, तो इसमें हम नॉन स्कारिंग एलोपेशिया जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी जिसके अगर बीमारी को क्योर कर दिया जाए तो वहाँ पे कोई स्कार बाकी नहीं रहता। कुछ ऐसी बीमारियां जो स्कार छोड़ के जाती हैं, वो एक डिफरेंट चैप्टर है, उसको डिफरेंटली एक लैंथ वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है। नॉर्मली जो हेयर फॉल है वो 50 से लेकर के 100 स्ट्रैंड्स जो हैं वो अगर फॉल करती हैं तो ये नॉर्मल होता है। ये लोगों के लिए बहुत ही एक अजीब बात समझी जाती है कि इतने बाल गिरते हैं तो वो कैसे वो गंजे नहीं हो जाते। तो यहाँ पे गुजारिश ये है कि ये बाल जो है नीचे से रिप्लेस होने चाहिए, यानी उनके बाल जो है वो थिन आउट नहीं होनी चाहिए, या ख़वातीन में जो मांग है वो खुलनी नहीं चाहिए। तो अगर वो 50 से 100 गिरते हैं और रिप्लेस होते हैं, दैट मीन्स अ नॉर्मल फिनोमिना है, नॉर्मल है, ठीक है। और इसमें सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है टीलोजन इफ्लूवियम के नाम से हम जानते हैं। बालों की ग्रोथ का साइकिल है, एनाफेज है, कैटाफेज है, टीलोफेज है। टीलोफेज में आकर के तो ये बाल जो है वो अपने डर्मल पपिला जो इसके रूट्स है उससे अलहदा हो जाते हैं और गिर जाते हैं, और वो नॉर्मल साइकिल को कंप्लीट करके गिरना होता है। यूजुअली 3 मंथ के बाद ऐसा हो। और इसमें भी एक्यूट और क्रॉनिक कंडीशन या जो लेस दैन 3 मंथ्स हैं वो एक्यूट कंडीशंस में आता है, और मोर देन 3 मंथ्स अगर टीलोजन इफ्लूवियम चलता है तो दैट इज़ क्रॉनिक और वो ज़्यादा अलार्मिंग होता है। अब इसकी रीजंस की तरफ हम सबसे पहले जाएँ तो जेनेटिक रीजंस हो सकती हैं, जिसमें आप फैमिली हिस्ट्री लेती हैं कि उनके फॉल कितनी एज पे शुरू होता था और उसके बाद उनकी बाल्डनेस कितनी हुई और उसकी थिनिंग कितनी हुई, उसका ट्रीटमेंट क्या हुआ। तो ये फैमिली हिस्ट्री से सबसे पहले आप ये पता चल जाता है कि हेयर फॉल जो है वो जेनेटिक है या उस पर कोई और रोल है जिस्म के अंदर से या बाहर से। नंबर 2 पे मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, लाइक थायराइड है, तो ये हाइपो फंक्शन करे या कम फंक्शन करे या ज़्यादा फंक्शन करे, हाइपर फंक्शन करे, दोनों सिचुएशंस में ये बालों को इफेक्ट करता है और हेयर फॉल का बायस बनता है। नंबर 3 इज़ न्यूट्रिशनल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। न्यूट्रिशनल में विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं डिफरेंट जो कि ज़रूरी हैं बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर फॉलिकल के अंदर उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर वो नहीं होते तो डेफिनेटली जो बाल है वो वियर आउट हो जाएगा और वो गिर जाएगा। इसमें सबसे पहले जो हमारे बहुत कॉमन है हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में है वो अनीमिया है, खून की कमी है, आयरन की कमी है, फेरेटिन लेवल्स कम होते हैं, जिंक है। उसके बाद सेलेनियम बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, फॉलिक एसिड है, विटामिन B12 है, प्रोटीन्स हैं, और उसके अलावा विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशनी, सूरज की रोशनी लेना, विटामिन D3, दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक बड़ा सेगमेंट जो है स्ट्रेस का है, दैट में भी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंग्जाइटीज़ है, डिप्रेशंस हैं जो सोसाइटी में आजकल ज़्यादा है, या मिक्स पैटर्न्स हैं। इससे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और उससे भी बाल जो हैं वो गिर जाते हैं। दूसरा फिजिकल स्ट्रेस हो सकती है, लाइक ट्रामा है, सीवियर इलनेस है, प्रेगनेंसी है, और कोई ऑपरेशन वगैरह कोई इसी का कोई हो जाता है तो वो है, प्रोलॉन्ग्ड इलनेसेस हैं, प्रोलॉन्ग्ड फीवर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जहाँ पे आकर के बाल जो है वो गिरना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेसेस में। हार्मोनल है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन फीमेल्स के। इसमें सबसे पहले तो अगर हम देखें तो DHT एक डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स ये फ्लक्चुएट करते हैं, ये अगर ज़्यादा हों तो भी उसका ये बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में ज़्यादा वो बढ़ जाता है तो उससे भी बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। मीनोपाज है, इसमें एस्ट्रोजन्स वगैरह की कमी आ जाती है, तो एस्ट्रोजन की कमी जो है वो भी हेयर फॉल का एक बायस है। तो पीरियड्स के ख़त्म होने के बाद भी ये इसकी हार्मोन्स का जो रोल है वो इन द शेप ऑफ रिड्यूस्ड एस्ट्रोजन लेवल और लॉस ऑफ एस्ट्रोजन, ये आप बालों के लिए कंसिडर करना पड़ता है। उसके बाद स्कैल्प की डिजीज़ हैं, लाइक फंगस है, लाइक आप सेबोरिक डर्माटाइटिस है, लाइक सोराइसिस है, और बहुत ही कॉमन
और पर्टिकुलरली इन विंटर सीज़न, आज के सीज़न में, वो है चीज़ डैंड्रफ। इसको कभी भी लाइट नहीं लेना चाहिए। ये बहुत एक कॉमन काज है स्कैल्प के जो डिजीज़ में, जो कि काज करती है हेयर फॉल को। देन कम्स द एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग करते हैं बालों के, पर्टिकुलरली एडवांस कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा, जहाँ पे ब्यूटी कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत एडवांस्ड हैं। स्टाइलिंग है, फिर आप हीट करते हैं, प्रिम करते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये केमिकल्स लगाते हैं, तो इससे भी स्किन जो है वो बालों का डैमेज होता है, उनकी शैफ्ट डैमेज हो सकती है, उनका हेयर फॉलिकल डैमेज हो सकता है इन केमिकल्स के साथ या हीट के साथ। तो इससे भी बाल जो है वो गिरने का बायस बनता है। देन कम्स द मेडिसिन्स। इसमें कीमोथेरापी है। अगर किसी खुदा न खास्ता कोई कैंसर है और उसके लिए कीमोथेरापी की जा रही है, तो उसकी बड़ी कॉमन चीज़ है। देन सेकेंडली एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, वो भी इन द लॉन्ग यूज़ इसका चूँकि करना पड़ता है, तो आफ्टर अ सर्टन टाइम ये हेयर फॉल का बायस बन सकते हैं। या एंटीकोएगुलेंट्स हैं, जो हार्ट की डिजीज़ में, इस्केमिक डिजीज़ वगैरह में ब्लड को थिन आउट करने के लिए दिया जाता है, तो उसके वो भी इन अ प्रॉन्ग यूज़ जो है वो अल्टीमेटली अप इन हेयर लॉस। तो ये वो इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें हेयर लॉस हो सकता है। इसके लिए स्क्रूटनी होनी चाहिए, इसके ब्लड टेस्ट हैं, इसकी हिस्ट्री है, वो हम सेकंड पार्ट में इंशाल्लाह इसका कवर करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।